हेलो गाइस, पुनः आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का टॉपिक चल रहा था जंतुओं में हार्मोन्स। कौन सा टॉपिक चल रहा था? जंतुओं में हार्मोन्स। सबसे पहली चीज आती है कि हार्मोन्स होता क्या है। क्या टॉपिक है? हार्मोन्स होता क्या है, व्हाट इज दिस हार्मोन्स। तो आज आप लोगों को सबसे पहले, ठीक है, हार्मोन्स क्या है इस विषय में बताते चलते हैं। ठीक है, तो हेडिंग आपकी आ जाएगी क्या हेडिंग हो गई? हार्मोन्स। क्या हो गई? हार्मोन्स यानी कि ठीक है। अब सबसे पहली चीज कि ये क्या है, तो डिफिनीशन बोल रहा हूं, आप लोग लिखते चलिएगा। कीजिएगा इसे। हार्मोन्स ऐसे रासायनिक, कैसे? हार्मोन्स ऐसे रासायनिक संदेश वाहक होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? हार्मोन्स ऐसे रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होकर क्या होता है? जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होकर कहां पहुंच जाते हैं? सीधे सीधे रुधिर में होकर सीधे रुधिर में स्रावित होते हैं। कहां स्रावित होते हैं? जो सीधे कहां? रुधिर में स्रावित होते हैं। ठीक है, और पूरे शरीर में, और पूरे शरीर में। ठीक, और क्या होता है? और पूरे शरीर में संचरित तो होते हैं, यानी फैलने का काम करते हैं। क्या करते हैं? संचरित होते हैं। अब सबसे पहली चीज आ जाती है कि इस शब्द को, ये तो आप लोगों को मालूम हो गया कि ये कैसे हैं? हार्मोन्स ऐसे रासायनिक संदेश वाहक है। अब इनकी रासायनिक क्रियाएं क्या क्या हैं और रासायनिक केमिकल इनका कैसा है, वो इसके बाद वाले हेडिंग में बताते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब मेन चीज आ जाती है कि हार्मोन्स नाम किसने दिया। क्या आ जाता है कि हार्मोन्स को नाम किसने दिया। ठीक है, तो इस जगह पर आप लिख भी सकते हैं बेलिस तथा कौन हो जाएगा? बेलिस तथा
दूसरे वैज्ञानिक एक और थे, स्टार्लिंग। कौन थे? स्टारलिंग। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इसको क्या नाम दिया? हार्मोन्स। ठीक है, और इन्होंने ये चीज भी बताई थी कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो आदमी को एक्साइटेड यानी कि उत्तेजित कर देते हैं। जैसे इनका स्राव होता है, अभी आगे इनकी ग्रंथियां और इनके स्रावित होने वाले जो पदार्थ हैं उन पदार्थों के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, कि किस प्रकार ये आदमी को एक्साइटेड करते हैं, उत्तेजित करते हैं, या किस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है और उसका हमारे शरीर की क्रियाविधि पर, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा कि एक ही मां से जन्मे 2 बच्चे होते हैं, शायद वो एक बौना रह जाए, दूसरा को लंबा हो जाए। ठीक है, तो इस तरह की गतिविधियां जो होती हैं, जो हमारी कायिक पर प्रभाव डालती हैं, इन कायिक पर प्रभाव डालने वाले जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए। इसके नीचे बेलिस तथा स्टार्लिंग के नीचे आप लोग अंडरलाइन अवश्य कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में अगला टॉपिक आता है, कौन सा आ जाएगा कि अभी हमने बताया था हार्मोन्स का रासायनिक स्वभाव। हेडिंग क्या आ जाएगा? हार्मोन्स का रासायनिक स्वभाव। किसका? हार्मोन्स का। तो इसको क्या लिख दिया जाएगा? केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। केमिकल, ठीक है, नेचर ऑफ, क्या हो गया? केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। अब मेन चीज आती है कि हार्मोन्स क्या है। अब इनका रासायनिक स्वभाव क्या है? ठीक है, तो आप लिख सकते हैं हार्मोन्स प्रायः। कैसे? हार्मोन्स प्रायः, ठीक है, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड्स, ठीक है, तथा प्रोटीन, तथा क्या है? तथा प्रोटीन। क्या क्या हो गया? हार्मोन्स प्रायः स्टेरॉइड तथा प्रोटीन। ठीक है, अथवा प्रोटीन के, अथवा प्रोटीन के, ठीक है, अथवा क्या हो गया? अथवा प्रोटीन के व्युत्पन्न होते हैं। या तो स्टेरॉइड होंगे, साथ में प्रोटीन लगा होगा, या फिर प्रोटीन से व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब जैसे इसी में, ठीक है, अब आगे चलेगा, आगे चलने के बाद क्या होगा? अब आ जाता है कि इनका रासायनिक स्वभाव क्या है। रासायनिक स्वभाव के लिए अब इनमें आप डाल सकते हैं, या तो एक हेडिंग आप लोग ले लीजिए। ठीक है, तो हेडिंग में आप लोगों को एक आराम मिल जाएगा, क्या
कि क्रम आप लोगों का बन जाएगा। तो इसमें डाल देंगे रासायनिक लक्षण। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रासायनिक लक्षण। नंबर 1 नोट करिए आप लोग। नंबर 1, इनका अणुभार कम होता है। इनका अणुभार कम होता। ठीक है, अब नंबर 2 आ जाएंगे। पहला नंबर तो हो गया, इनका अणुभार क्या होता है? कम होता है। नंबर 2 आ जाएंगे, ये जल में विलीन होते हैं। जल में कैसे होते हैं? विलीन, मिल जाने वाले। ठीक है, नंबर 3 आ जाइए, ये ठीक है विसरण द्वारा। कैसे? ये विसरण द्वारा। ठीक है, क्या होते हैं? विभिन्न ऊतकों तक। ऊतकों तक पहुंचते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक नंबर और लिख लीजिए, नंबर 4 तक को कम से कम हो जाए। ठीक है, ये रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं। ये रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? उत्प्रेरक। तो ये हो गया आपका क्या? हार्मोन्स का रासायनिक स्वभाव तो मैंने लिखा दिया। ठीक है, इसके बाद फिर रासायनिक लक्षण जो है ये आपके आ जाते हैं रासायनिक लक्षण। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग या नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का आ जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में कई बार आया भी है। ठीक है, हेडिंग आप लोग डालिए, अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी ग्रंथियों में अंतर। टॉपिक क्या है? अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी। ठीक है, ग्रंथियों में अंतर। अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी ग्रंथियों में अंतर। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, एक तरफ तो आप लोगों ने देखा होगा, इस चीज को आज मैं आपके सामने समझाता हूं, फिर उसके बाद इस चीज को लिखवाएंगे अगर समय रहा। ठीक है, ये तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अवश्य शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज आती है कि अंतःस्रावी क्या होता है और बहिःस्रावी क्या होता है। ये क्या है? ये भी ग्रंथि है, ये भी ग्रंथि। हमारे शरीर में पाई जाने वाली 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। हमारे शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक नंबर होता है अंतःस्रावी का, दूसरा नंबर होता है बहिःस्रावी का, और तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथि, यानी कि कंपाउंड ग्लैंड। ठीक है, अब सबसे पहली चीज आती है अंतःस्रावी। ऐसी ग्रंथियां, सपोज दैट मान के चलते हैं कि आप लोगों ने नाम सुना होगा पीयूष ग्रंथि। ठीक है, ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाने वाली एक चना या मटर के दाने के इतने आकार की एक संरचना होती है, और इससे लगभग 10 से 12 प्रकार के हार्मोन जो होते हैं वो स्रावित होते हैं।
ये क्या करती है, अपने पास से ही ऐसे पदार्थ को स्रावित करती रहती है। ठीक है, बहुत ही अल्प मात्रा में, यानी कि डायरेक्टली ये हार्मोन्स का स्राव करती है। ठीक है, दूसरी ग्रंथियां जो होती हैं, ठीक है, जिन ग्रंथियों में ऐसे करके नलिका बनी, जिन ग्रंथियों में ग्रंथि ये बनी हो, इसमें हार्मोन्स बनता हो और यहां से स्रावित करके अलग, जैसे आप लोगों ने लार ग्रंथियां पढ़ा हुआ है स्कूल में, लार ग्रंथियां। ठीक है, और जो कि मैंने इससे पहले का जो वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने बताया भी था कि लार ग्रंथियों में नलिकाएं होती है, उन्हीं नलिकाओं के माध्यम से जो एंजाइम होता है, इसमें हार्मोन्स बनता है और इसमें एंजाइम्स यानी कि विकर। ठीक है, तो इन विकरों को ये क्या करती है, नलिका के माध्यम से स्रावित करती है। तो ये हो गई अंता और ये हो गई बहिस्रावी। ठीक है, ये कौन सी हो गई, लार, और ये कौन सी हो गई, सीयूस। ठीक है, ये भी ग्रंथि है, ये भी ग्रंथि है। ठीक है, जैसे अश्रु ग्रंथि। तो अब इसके बाद चलते हैं, एक आ जाती है नंबर 3 पर, कौन सी, मिश्रित ग्रंथि। कौन सी, मिश्रित। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा पैंक्रियाज या अग्नाशय। ठीक है, अब अग्नाशय ग्रंथि एक ऐसे हमारे शरीर में, जिसको कि मैं पहले के वीडियो में शेयर कर चुका हूं। इस तरह की एक संरचना, पत्ती सदृश संरचना होती है। इससे क्या होता है, अंदर से भी हार्मोन स्रावित होता है और बाहर से भी हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, तो ये कार्य, जब कोई भी ग्रंथि दोनों तरफ से हार्मोन्स को, अंदर से हार्मोन्स, बाहर से एंजाइम स्रावित कर रही है, तो इस प्रकार की ग्रंथि जो है वो मिश्रित ग्रंथि होती है। ठीक बच्चों, और आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास से कहता हूं कि आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया होगा। ठीक है, अब बात चल रही थी अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी ग्रंथियों में अंतर की। ठीक है, तो इस अंतर को मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को शेयर करूंगा। आप लोगों ने मन से पढ़ा, आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास से ये मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग अपने कोर्स को निरंतर जारी रखे हुए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो आप यूट्यूब पर जाकर मेरा चैनल बायो बाय पंकज शुक्ला अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।